students, today we will continue the chapter 2 and the name of the chapter was Colonial Administration. We will continue the topic Army. We have studied about the pillars of British administration. These were four: civil services, army, police and judiciary. We have discussed about civil services. Today we will continue with army. इंडियन सिपाहीज फॉर्म द बल्क ऑफ कंपनीज आर्मी. जब इंडियन रूलर्स लगातार हारते जा रहे थे, डिफीट हो रही थी उनकी, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स अनएम्प्लॉय हो गए थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था. तो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को अपनी ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट कर दिया था, उनको अपॉइंट कर दिया था. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स. यहाँ तक कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, बहुत सारे उसमें जो सोल्जर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स ही थे. ब्रिटिश ऑर्गेनाइज देयर एंटायर आर्मी एंड गिव मोर अटेंशन टू मिलिट्री डिसिप्लिन. ब्रिटिश ने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और मिलिट्री के जो काम थे उनकी परफॉर्मेंस पर भी पूरा ध्यान दिया. द सोल्जर्स वर पेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको रेगुलर बेस पर सैलरी दी जाती थी. लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू हो रहा था. इंडियन सोल्जर्स को अभी भी ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में सैलरी कम दी जा रही थी. बाय द टाइम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीट. जैसे ही इंडिया पर पूरी जीत हासिल कर ली ब्रिटिश सोल्जर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट्स हैड गॉन अप टू 2 लाख. तो अब इंडियन सोल्जर्स की जो अपॉइंटमेंट थी वो 2 लाख तक पहुंच चुकी थी. मतलब ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी. इंडियन सोल्जर्स could not rise to high ranks and there was no Indian with a rank higher than a सूबेदार. इंडियन सोल्जर्स को लेकिन अभी भी कोई हाई रैंक नहीं दिया जाता था और जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी आर्मी में वो थी सूबेदार की, जो ब्रिटिश सोल्जर्स को दी जाती थी. द आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू बटालियंस एंड द सोल्जर्स वर कमांडेड एट यूनिट लेवल बाय इंडियन ऑफिसर्स. जो आर्मी को था वो अलग अलग ट्रूप्स में डिवाइड कर दिया गया था. ब्रिटिश आर्मी की मेन 3 ब्रांचेस थी. फर्स्ट वॉज बंगाल आर्मी ऑफ कैलकाता प्रेसिडेंसी, सेकेंड वॉज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड थर्ड वॉज मद्रास प्रेसिडेंसी. 3 आर्मी की ब्रांचेस थी ब्रिटिश आर्मी की, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. द कंपनी सिपाहीज वर ट्रेंड इन द यूज़ ऑफ लेटेस्ट आर्म्स. उनको जो लेटेस्ट टेक्निक्स थी उनके साथ उनको ट्रेन किया जाता था. और कंपनी की जो पूरी सक्सेस थी वो इस पर डिपेंड थी कि जो इंडियन रूलर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में रिक्रूट हो रहे थे, उनका ज़्यादा अपॉइंट किया जा रहा था. हाउएवर दीज सोल्जर्स डिड नॉट हैव टू मैनी अवेन्यूज़ फॉर प्रमोशन. लेकिन इनके पास अभी भी प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस नहीं थे. तो आर्मी में अपॉइंटमेंट तो इंडियन सोल्जर्स की थी, लेकिन उनको जो हाई रैंक था वो नहीं दिया जा रहा था. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हर समय किया जा रहा था. नो पॉलिस. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर द ब्रिटिश फेल्ट द नीड ऑफ अ रेगुलर पुलिस फोर्स. अब पूरे देश में लॉ और ऑर्डर के लिए ब्रिटिश को ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ पर पुलिस फोर्स होनी चाहिए. इट वॉज अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस दैट द पुलिस फोर्स बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड मेटिकुलस. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका लीडर था जिसके अंडर पुलिस फोर्स बनाई गई. इन 1791 अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कैलकाटा वॉज अपॉइंटेड. 1791 में एसपी अपॉइंट किया गया कैलकाता के लिए और जो सिटीज़ थी वो सारी कोतवाल के अंडर आ गई. जो सिटीज़ में सब कोतवाल रखे गए. दरोगाज वर इन चार्ज ऑफ थानाज. थाने के जो इंचार्ज थे वो दरोगा थे और सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के जो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था उनके भी जो इंचार्ज थे वो थे दरोगा. सिटीज़ के जो इंचार्ज थे वो कोतवाल थे और सब डिविजन्स के जो इंचार्ज थे डिस्ट्रिक्ट के वो थे दरोगा. हेरिडिटरी विलेज पुलिसमैन बिकेम द चौकीदार. विलेज पुलिसमैन जो चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से, पुलिसमैन हेरिडिटरी, वही चौकीदार बन गया था. लाइक इन द आर्मी हेयर टू ओनली द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर एलिजिबल फॉर हायर पोस्ट. यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही हायर पोस्ट दी जा रही थी. जो लोअर पोस्ट थी वही सिर्फ इंडियन के लिए रखी हुई थी. नाउ जुडिशरी. In India, people used to follow laws based on local customs and traditions before the British took over the rule of India. जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं आया था लोग अपने कस्टम अपना रहे थे, सारे ट्रेडिशंस अपने फॉलो कर रहे थे. जैसे ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया तो जुडिशरी भी उसी को फॉलो करने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया. जितने भी कानून थे जो ब्रिटिश ने बनाए थे वही सारे फॉलो किए जाने लगे. 1793 में द बंगाल रेगुलेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेयर सम ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ
बोथ हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक वर रिटन डाउन इन द फॉर्म्स ऑफ लॉज। एक बेंगोल रेगुलेशन आया था 1793 में, जिसमें सारे पुराने ट्रेडिशंस थे, सारे जो रीति रिवाज थे हिंदू और मुस्लिमों के, वो उसमें लॉज की फॉर्म में लिखे गए थे। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वारेन हेस्टिंग्स and Lord Cornwallis that the judicial system was given a proper shape. वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर जुडिशियल सिस्टम को प्रॉपर शेप दी गई, उसको प्रॉपर बनाया गया। सिविल कोर्ट्स एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट्स वर सेटअप, सिविल कोर्ट्स भी बनाई गई, क्रिमिनल कोर्ट्स भी बनाई गई। लॉ कमीशन भी अपॉइंट किया गया और जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल था उसे भी एस्टेब्लिश किया गया। दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड वॉज ट्रीटेड विद इक्वालिटी, और ये माना गया कि इंडिया का सिटीज़न किसी भी बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति भाव के आधार पर हो, कलर के बेस पर हो, किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, फिर भी हम इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पर हमें इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, उनके साथ भेदभाव हुआ। वन नोटिसेबल कॉमन फीचर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वॉज एब्सेंस ऑफ इंडियंस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेज। जो मेन फीचर थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या थी कि इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल ऑफिस दिया ही नहीं गया, उनको हाई पोस्ट कभी दी ही नहीं गई, 500 पाउंड से ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट नहीं दी गई। द फील्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट वॉज नैरो टू सबॉर्डिनेट पोजीशन सच एज दरोगा, चौकीदार एंड सेपॉइस। उनको एम्प्लॉयमेंट के तौर पर सिर्फ यहीं तक रखा गया, दरोगा, चौकीदार, सेपॉइस, हाई रैंक उनको नहीं दिए गए। दिस वॉज मेनली बिकॉज, अब ये हुआ किस कारण से कि ब्रिटिश की सोच ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो टोटली ब्रिटिश आइडिया बेस्ड होगा, जो ब्रिटिश ने इंस्टीट्यूशन बनाई उनके बेस पर होगा, जो वो काम करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, लॉ बनाते हैं, उनके बेस पर होगा। उनका ये मानना था कि जो इंग्लिश मैन है वो इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, अच्छा इंस्टीट्यूशन बना सकता है, अच्छी तरह से देश को चला सकता है। इसीलिए जगह जगह पर इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा था। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक यू।